नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं अंकित जायसवाल। इसके पहले हम लोगों ने सेलेस्टियल बॉडीज और कॉन्स्टेलेशन और न्यू मून नाइट और फुल मून नाइट, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब नक्षत्र मंडल और तारों के समूहों के बारे में हमने देखा था कि ये सब क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि अपने सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, मतलब सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल किसे कहते हैं, आखिर उसकी क्या क्राइटेरिया हैं जिनके लिए हम उसे सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और साथ ही कुछ नए वर्ड्स के बारे में कि आखिर सोलर सिस्टम का नाम कैसे पड़ा, और जियोमेट्री, जियोलॉजी, ये सारी चीजें क्या है, जियोग्राफी क्या है, क्यों नाम इसका जियोग्राफी पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, सोलर सिस्टम कहते किसको है। तो सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, हिंदी में सौरमंडल, तो इस वैसे चीजों को कहेंगे, यानी वैसे प्रणाली को कहेंगे, वैसे सिस्टम जिसमें एक तारा हो, एक तारा या दो तारा हो और कुछ उसके साथ प्लैनेट्स हो, यानी ग्रह हो, प्लैनेट के कुछ उपग्रह हो और उन उपग्रहों के साथ कुछ अलग सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि कुछ अलग खगोलीय पिंड, जैसे कि एस्टेरॉयड हो गया या मीटोरॉयड हो गया, यानी छोटे छोटे जो पत्थर जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, या फिर पहाड़ के जितने भी बड़े बड़े पत्थर जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उन्हीं को एस्टेरॉयड या मीटोरॉयड, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैसे इन सभी चीजों को मिला करके एक सोलर सिस्टम, एक सौरमंडल बनता है। तो अपने सोलर सिस्टम में सन है, सन मतलब सूरज है एक, और 8 प्लेनेट हैं। कितने? 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। तो 8 हैं ग्रह, और इनके अलावा एस्टेरॉइड्स भी हैं, मीटेरोइड्स भी हैं अपने सोलर सिस्टम में, और कुछ सैटेलाइट्स भी हैं। जैसे एक सैटेलाइट्स को हम लोग लगभग देखा ही करते हैं, जिसका नाम है चंद्रमा, मून, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये जो सोलार नाम है, ये सोलार नाम कैसे पड़ा, सोलर सिस्टम नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, तो ये जो सोलार नाम है, ये रोमन माइथोलॉजी के नाम एक सोल है, जिसका नाम है सोल। सोल का मतलब होता है सन। तो रोमन माइथोलॉजी में हम लोग सूर्य होते हैं और वो लोग बोलते हैं सोल। तो सोल से ही बना है सोलार, यानी सोलार का मतलब हो गया सन का फैमिली, यानी सूरज का फैमिली को भी हम सोलार सिस्टम बोलते हैं, सूर्य की प्रणाली। तो इसी तरह कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी से कुछ शब्द निकले हैं, ग्रीक भाषा से कुछ शब्द निकले हैं, जिसका नाम है जियोग्राफी। जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी जियोग्राफी है। भूगोल हिंदी में बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में जियोग्राफी। तो ये जो अंग्रेजी का शब्द जियोग्राफी है, ये जियोग्राफी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो ये जो जियो भाषा है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में है, यानी ग्रीक भाषा में पृथ्वी को जियो बोलते हैं, और लिखने को ग्रीक भाषा में ग्राफी बोलते हैं। तो जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना उसके बारे में, उसी को कहते हैं जियोग्राफी। तो इसमें 3 टर्म और आते हैं, जैसे जियोलॉजी हो गया, और जियोमेट्री हो गया, या जियोइड हो गया। तो ये तीनों टर्म कैसे बनते हैं? देखिए, जियोलॉजी वो होता है जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ाई जो करते हैं, उसको हम कहेंगे जियोलॉजी। ऐसा सब्जेक्ट जो पृथ्वी के बारे में बताए, उस सब्जेक्ट को हम बोलेंगे जियोलॉजी। और ऐसा सब्जेक्ट जो पृथ्वी के मेजरमेंट को बताए, यानी पृथ्वी कितने पृथ्वी कैसी है, गोल है तो गोल है, तो इसका व्यास कितना है, इसका आकार कितना बड़ा है, तो इन सब चीजों के बारे में, यानी मेजरमेंट को हम पढ़ेंगे जियोमेट्री में। और जियोइड पृथ्वी के आकार के बारे में बताएगा, ये गोल है या फिर चक्री है पृथ्वी, तो इसके बारे में पढ़ना, पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ना जियोइड कहा जाएगा। ठीक है, 3 टर्म, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड। ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोग जो अंतरिक्ष में जो खगोलीय पिंड है, यानी कि जो ये तारे हैं या पृथ्वी है, पृथ्वी बोले तो ग्रह है या उपग्रह है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ऐसे लोग जो इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं, और साथ ही इनके मूवमेंट का ध्यान रखते हैं कि आखिर ये किस तरह से मूव कर रही है, आखिर पृथ्वी घूम रही है तो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूम रही है या पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई जो करता है, जो इंसान इनके बारे में जानकारी रखता है, उन्हीं को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, पिंड के बारे में, यानी हिंदी में जो खगोलीय पिंड के बारे में, सूर्य, तारा और जो भी हैं, ये पृथ्वी वगैरह, इनके बारे में जो पढ़ते हैं, उनको खगोलविद कहते हैं। ठीक है, तो खगोलविद हो गया। अपने भारत में प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन काल बोले तो आज से 3500 साल या 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले जो खगोलविद थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट जो फेमस थे, वो इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ये पृथ्वी जो चमकती है, या फिर जो जो चंद्रमा चमकती है रात के टाइम में, आप चंद्रमा को चमकते हुए जो देखते हैं, वो चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं है, वो सूरज के रिफ्लेक्ट होकर के, यानी सूरज की लाइट जो है वो चंद्रमा पे पड़ करके और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, इसलिए वो चमकते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी इसीलिए चमकते हैं।
तो इन्होंने आज से 3000 साल पहले ये सब गणना कर ली, आज से 3000 साल पहले। उस समय ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था कि हम देख सके कि हाँ पृथ्वी के बाहर किस तरह से सूर्य दिखाई पड़ता है, पृथ्वी से ऊंचे जा करके यानी कि अंतरिक्ष में जा करके हम किस तरह। हमारा भारत प्राचीन काल से ही इन सब चीजों में बहुत आगे था। खैर बीच में थोड़ा पिछड़ गया क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन हुए। अब बात करते हैं इसके अलावा कि सन के बारे में, आखिर सूरज कैसे बना है, सूरज का क्या क्राइटेरिया, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो सबसे पहली बात, तो सूरज बहुत ही बड़ा है अपने पृथ्वी से। तो वो सूरज जो है अपने पूरे सोलर सिस्टम का, अपने पूरे सौरमंडल का क्या है, हेड है। हेड बोले तो जैसे घर में पिताजी या कोई बुजुर्ग हेड होता है, वैसे ही ये पूरे सोलर सिस्टम का सूरज हेड है। और सेंटर भी है, अपने पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर यानी कि केंद्र सूर्य ही है। और दूसरी बात, ये जो बना है सूर्य जो बना है, ये बहुत सारी एक्सट्रीम गैसों से बना है, यानी बहुत हॉट गैस होती है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, उनसे बना है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, इन सब चीजों के फ्यूजन से एनर्जी उसमें निकलती है, जो एकमात्र स्रोत है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में लाइट का। यानी तो सबसे पहली बात, ये सूरज जो है अपने पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है। दूसरी बात, ये बहुत सारी एक्सट्रीम हॉट गैसों से बना है, यानी बहुत गर्म गैसों से बना है। तीसरी बात ये कि जो ये हमारा पूरा पृथ्वी और बहुत सारे जो ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के या सूरज के, ये क्यों चक्कर लगाते हैं? क्योंकि सूरज के ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ग्रेविटी बोले तो उसका भार, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, भार नहीं द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। उसके द्रव्यमान के कारण से उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। उसके खिंचाव के बल के कारण हमारा पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और क्यों चक्कर लगाता है, क्यों उससे टकरा नहीं जाता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके अलावा ये सोचते हैं कि इसकी ट्रिमेंडस जो हीट है, यानी कि इसकी जो इतनी तीक्ष्ण हीट, इतना ज्यादा गरम गैसेस हैं, इतना गर्म है ये, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है कि सूरज इतना ज्यादा गर्म है। मतलब सूरज तो हमसे सबसे नजदीक है, सूरज सबसे नजदीकी तारा हमारा सूरज ही है, लेकिन नजदीक होने के बावजूद भी वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ मतलब कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे। और 150 किलोमीटर इतना दूर होता है कि इतनी बड़ी सी चीज हमको एक बॉल के साइज में दिखाई पड़ती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब दूर कहीं रात में आग जलती है तो उसका भाप या उसका टेम्परेचर आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आप जब उसके पास जाएंगे तब आपको पता चलता है कि हाँ उसके अंदर भी टेम्परेचर है। तो इस तरह से हमें सूर्य के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां इस चैप्टर में है। इसके बारे में और डिटेल से हम क्लास 7 और 8 में पढ़ेंगे। अब इसके अगले टॉपिक में यानी अगले वीडियो में टॉपिक हमारा रहेगा, जैसे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे, कौन कौन से प्लैनेट्स है अपने पृथ्वी पे और कैसे अपने सोलर सिस्टम में, और कैसे वो चक्कर लगाते हैं सूर्य का। और इसके अलावा मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड और सैटेलाइट्स हैं, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।